हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमन सर्वर प्लेटफॉर्म। सो आज का आपका टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड हुंडीज। यहाँ से क्वेश्चन आपके तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है अगर आप चेक करो पेपर उसमें आए हुए हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज से भी आया हुआ है और हुंडीज से भी आया हुआ है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो ये सेक्शन 5 के अंदर आता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। A bill of exchange is an instrument in writing the containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a sum of money only to the order of a certain person or to bearer of the instrument। सिंपल सी भाषा में बात करें, बिल ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में होता है यानी लिखित में होता है। साथ ही साथ अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, किसी तरह का शर्त नहीं होती उसके अंदर बेटा। और जो बनाने वाला होता है वो उस पर साइन करता है किसी और को ऑर्डर देने के लिए कि आपको ये पैसा पे करना है मुझे। ठीक है, ये होता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। नहीं समझ में आया? चलो समझा देते हैं। सपोज करिए मेरा एक फ्रेंड था, वो मेरे से 10,000 रुपये लेके गया। 10,000 का कुछ सामान लेके गया, सपोज करिए 10,000 का। तो मैंने उससे, वो कह रहा मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैंने कहा भाई विश्वास तो है तुम पे लेकिन नहीं भी है। यही हो रहा है क्योंकि विश्वास है भी और नहीं भी है, बिजनेस का मामला है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बना देती हूँ। तो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखूंगी भाई कि मिस्टर एक्स जो मेरा फ्रेंड है लेके गया, मिस्टर एक्स को मुझे 10,000 रुपये देने हैं। मैं साइन कर दूंगी और मिस्टर एक्स भी उस पर साइन कर देगा। ठीक है, यहाँ तक हो गई बात बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसके अंदर 5 चीजें होनी जरूरी है। डेट, पहले तो मुझे उस पर डेट भी लिखना पड़ेगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज की डेट, कि भाई डेट आज की डली है ना, तो आज बनाया तो आज की डेट डलेगी। फिर मुझे उस पर बेटा टर्म लिखना पड़ेगा। टर्म का मतलब कि ये कितने दिन में वापस करेगा, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, भाई लिखना पड़ेगा ना। अब मैंने इतना लिख दिया कि ये पे करेगा, वो तो जब मर्जी से पे करेगा। टाइम लिखूंगे ना भाई कि मिस्टर एक्स 10,000 मुझे पे करेगा 3 महीने बाद। ठीक है, अमाउंट साफ साफ लिखूंगी भाई 10,000 अमाउंट है। स्टैंप लगाऊंगी तभी तो लीगल माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, रेवेन्यू स्टैंप लगेगा। अब इसके अंदर पार्टीज होती हैं, 3 पार्टीज होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसके फीचर्स याद रख लो। बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग। बेटा ओरली कुछ नहीं चलता आज के टाइम पे, लिखित होना चाहिए। मुंह की जबान दुनिया 2 मिनट में पलट जाएगी, किसी पे मत आना भरोसा। कागज भी देख के ही पढ़ा करो आजकल तो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखित में होना जरूरी है बेटा। इट इज एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट। बेटा ये रिक्वेस्ट नहीं है कि प्लीज मेरे पैसे दे देना, नहीं, ऑर्डर है ये। 3 महीने बाद पेमेंट कर देना चुपचाप से, ऑर्डर। द ऑर्डर टू मेक पेमेंट इज अनकंडीशनल। देखो उसमें कोई शर्त नहीं रखी जाएगी कि मेरी शादी होगी ना जब भी पैसे देना, या बारिश होगी ना तब दे देना। इसमें कोई शर्त नहीं रख सकते हैं। द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट साइन ऑन इट। भाई जिसने बनाया है बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे मैंने बनाया था तो मैं साइन करूंगी उस पर। पेमेंट टू बी मेड मस्ट बी सर्टेन। देखो जो पेमेंट है वो साफ साफ लिखी होनी जरूरी है ना। 10,000 है तो 10,000 लिखी होनी जरूरी है। द डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड मस्ट ऑल्सो बी सर्टेन पर्सन। देखो भाई डेट भी लिखनी पड़ेगी कि कौन सी डेट है। द अमाउंट इज पेबल इधर ऑन द डिमांड और एट द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। इसके अंदर ना 2 केस होते हैं बेटा। या तो आप अमाउंट जब पे करो, जब भी मैं कहूँ मेरी डिमांड पे, या तो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने बोला 3 महीने के बाद देना तो 3 महीने के बाद देना। ठीक है, इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। स्टैम्प लगना जरूरी है। एडवांटेज की बात करते हैं, फ्रेमवर्क फॉर रिलेशनशिप। इट इज अ डिवाइस विच एनेबल्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन बिटवीन द सेलर एंड द बायर और डेटर एंड द क्रेडिटर। देखो भाई ये एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जहाँ दो लोगों के बीच में रिश्ता बन जाता है, लेने वाले का भी और देने वाले का भी, लेनदार और देनदार दोनों का एक रिश्ता बन जाता है इसकी वजह से। Certainty of terms and conditions. The creditor knows the time when he would receive the money. The debtor is also fully aware of the date by which he has to pay the money. लेने वाले को भी पता रहता है कि कब उसको पैसा मिलेगा और देने वाले को पता है उसे कब देना है। कन्वीनियंट मीन्स ऑफ क्रेडिट। देखो बहुत आसान तरीका हो गया उधार लेने का, नहीं तो दुकान पे लगा देते हैं नो क्रेडिट, कोई उधार नहीं है ना। बट इसके वजह से विश्वास बन जाता है लोगों के अंदर। सो बिल ऑफ एक्सचेंज इनेबल्स द बायर टू बाय द गुड्स ऑन क्रेडिट एंड पे आफ्टर द पीरियड ऑफ क्रेडिट। तो इससे क्या होता है कि बहुत आसान हो जाता है उधार लेना, नहीं तो कोई उधार देगा नहीं आज के टाइम पे आपको। छोटी छोटी दुकानों पे भी लिख देते हैं उधार मना है ना। तो वही चीज है, तो आपको कौन देने वाला है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज रहता है तो विश्वास बन जाता है, तो आप उधार पे चीजें ले दे सकते हो। देखो कंक्लूसिव प्रूफ होता है, इट इज अ लीगल एविडेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। भाई ये प्रूफ होता है, एक तो सबसे बड़ी चीज उधार लेने का प्रूफ है। इजी ट्रांसफेरेबिलिटी। अ डेट कैन बी सेटल बाय ट्रांसफरिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज थ्रू एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। देखो ये ट्रांसफर भी कर सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, एंडोर्समेंट कर सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं वो बिल। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स है। देखो मैंने आपको कहा था पार्टीज होती है इसके 3, ड्रॉ, ड्रॉइंग, पेइंग।
ड्रॉर कौन होता है? द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी जो बिल बनाता है। मैंने बिल बनाया था ना, तो मैं ड्रॉर हो गई, ठीक है। अ सेलर ऑफ क्रेडिटर हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी फ्रॉम द डेटर कैन ड्रॉ बिल, यानी जिसको पैसा लेने का अधिकार है। तो भाई मेरा दोस्त मेरे से 10,000 लेके गया था, तो भाई मेरा ही अधिकार है ना उससे लेने का। ड्रॉई कौन होता है? द पर्सन अपॉन हुम द पेमेंट इज टू बी मेड। द ड्रॉई इज द परचेजर और द डेटर अपॉन हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। ड्रॉई कौन होता है? जो कि पेमेंट करेगा, ठीक है। अब पेई कौन होता है? देखो पेई ज्यादातर तो मैं ही होंगी पेई, क्योंकि मुझे मिलने वाला है। पे इज द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड, जिसको पेमेंट दिया जाएगा वही पेई होगा ना, जिसको पेमेंट दिया जाएगा वही पेई होगा। तो ड्रॉर जो होता है, ड्रॉर से मैं ड्रॉर थी, तो ऑफ द बिल विल बी द पे, लेकिन वो तब तक ही हो सकता है जब तक मैं तीसरे बंदे को घुसा नहीं लेती। अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे को राहुल ने 10,000 का सामान लेके गया, अब राहुल को मुझे 10,000 देने हैं, पर मेरे को भी किसी को 10,000 देने थे, मैंने खुद उधार ले रखा है किसी से, तो फिर मैं राहुल से कहूंगी कि तुम एक काम करना, 3 महीने बाद है ना, तुम सपोज करिए मैंने जो है वो कृतिका से मैंने ले रखा था पैसा, तो मैंने राहुल से बोला कि राहुल तुमने मुझसे पैसा लिया था 10,000, तुम पेमेंट करोगे 3 महीने बाद। एक काम करना, तुम 3 महीने बाद वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो पैसा तुम कृतिका को ही दे देना, क्योंकि उसको मुझे देने थे, तो तुम वो पैसा डायरेक्टली उसको दे देना, तो वो पे ही हो जाएगी वो। इस तरीके का बनता है। देखो नाम लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, टाइम लिखा हुआ है, 3 months आफ्टर डे टू पे मी माई ऑर्डर इतने रुपीज, साइन किया हुआ है, सब कुछ इस तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है। देखो देखो अब आता है टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसे मैंने अभी आपको बताया था, उस टाइम मैंने नहीं समझाया, इसलिए सोचे मैम ने छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है, आगे डिटेल है इसलिए छोड़ दिया था। टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहला आता है पेबल एट साइट और डिमांड। मैंने अभी बोला ना 2 तरीके होते हैं, तो डिमांड जब मैं चाहूँ तब, भाई एक में मैंने लिख दिया बिल ऑफ एक्सचेंज में कि पेबल एट डिमांड, जब भी मैं चली जाऊंगी ना उसके पास के अलावा पैसा दो, वो तभी देगा, कोई टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने उस पर लिख दिया है पेबल एट डिमांड। दूसरा होता है टाइम का, जिसे बोलते हैं टर्म बिल। टर्म बिल का मतलब भाई 3 महीने 4 महीने जो टाइम पीरियड लिखा होगा। अब यहाँ पर होता है एक्सेप्टेंस। भाई बिल तो मैंने बना दिया है, लेकिन वो एक्सेप्ट कैसे करना होता है? 2 तरीके होते हैं, एक तो जनरल, एक क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड और क्वालिफाइड। अब देखो अनक्वालिफाइड में क्या होता है, हियर द ड्रॉई एक्सेप्ट टू पे द होल अमाउंट मेंशन इन द बिल विदाउट एनी कंडीशन। अब मैंने बोला था कि राहुल तुम 10,000 रुपए देना, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैं 10,000 दे दूंगा, ये तो हो गया जनरल, अनक्वालिफाइड। लेकिन अगर क्वालिफाइड की बात करें तो हियर द ड्रॉई एक्सेप्ट टू पे द बिल सब्जेक्ट टू सम कंडीशन रिगार्डिंग अमाउंट टेनोर ऑफ द बिल। लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है दूसरे में कि मैंने बोला 10,000 दे देना, तो वो बोलेगा 10 नहीं 9,000 दूंगा, 10 नहीं एक्सेप्ट कर रहा, या फिर वो बोलेगा 3 महीने नहीं 4 महीने में दूंगा। तो यहाँ पे ये चेंज कर देता है, जिसे बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब आते हैं हुंडीज। देखो सिंपल सी भाषा है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज अभी की अंग्रेजी में बोला जाता है, हुंडीज पुराने जमाने में हुआ करता, जब बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं हुआ करते थे। तो ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता था, थोड़ा सा बिल ऑफ एक्सचेंज थोड़ा सा प्रॉमिसरी नोट की तरह होता था। इसके टाइप्स हैं जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ से पूछूं, दर्शनी हुंडी। अ हुंडी पेबल एट अ साइट, जैसे दर्शन करते हो ना, दर्शन में क्या देखते हो? चेहरा देखते हो भगवान का दर्शन, तो बस वही है। जिस दिन उसका चेहरा दिखा दिया बिल ऑफ एक्सचेंज को सामने वाले को, उस दिन वो पैसा दे देगा। जिसे हम इंग्लिश में अभी पढ़ के आए हैं पेबल एट डिमांड। अभी मैंने आपको बताया था ना बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे बोलते हैं पेबल एट डिमांड। जैसे ही मैंने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज का दर्शन दिखा दिया, फोटो दिखा दी, ये लो बिल ऑफ एक्सचेंज, उसी दिन उसको पैसा देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं दर्शनी हुंडी। नेक्स्ट आता है आपका बेटा मुद्दती या फिर मियादी हुंडी। ये होता है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने, जो महीना जो टाइम लिखा होगा उसी टाइम पे लेना है पैसा। अब इसके भी टाइप होते हैं, शाह जोग, नाम जोग, धनी जोग और फायरमैन जोग और जोखिम जोग, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। शाह जोग हुंडी मीन्स अ हुंडी विच इज पेबल ओनली टू अ शाह, ये सिर्फ शाह को ही दी जाती है। द ड्रॉर, द पर्सन whom the hundi is drawn must however make sure that he makes payment on Shah Jog hundi only to a Shah. If he makes payment on such hundi to a person other than Shah, he will not be entitled to recover from the draw the money he pays to holder. अच्छा ये शाह कौन होते हैं? पुराने जमाने के बड़े रेप्यूटेटेड इज्जतदार जमींदार, पैसे वाले जमींदार लोगों को शाह बोला जाता था उस टाइम पे। सपोज करिए मैंने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और उसमें मैंने पीछे लिख दिया शाह जोग हुंडी, शाह जोग नाम लिख दिया। अब ये लिखते क्यों है? ये इसलिए लिखते हैं, मान लो किसी और के हाथ लग गई, तो किसी और के हाथ ही हुंडी लग गई या चोरी हो गई, तो वो तो जाके कैश ले लेगा तुरंत की तुरंत ही, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया जाता है शाह जोग हुंडी। अब आपको शाह जोग हुंडी कैश कराने से पहले, ये जो हुंडी है ये कैश कराने से पहले
आपको स्टैंप लगवाना पड़ेगा शाह का। वो आपकी आइडेंटिटी प्रूव करके देगा कि हाँ भैया ये इसी के नाम पर है, यही यही है वो आदमी, हाँ इसको दे देना चाहिए कैश। वो आपकी यहाँ पर कहते हैं ना गारंटी वाला काम करेगा, आपकी आइडेंटिटी को प्रूव करता है शाह, वो जमींदार। उन्हीं के थ्रू होकर ही आप कैश करा सकते हो। आप डायरेक्टली बैंक में जाओगे वो आपको भगा देंगे अगर उसमें शाहजोग लिखा हुआ है। तो आपको शाहजोग का साइन या शाहजोग का स्टैंप लगवा के लाना पड़ेगा, वो आपकी आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे, तभी आपको पेमेंट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली। आगे समझ। नेक्स्ट है आपका नाम जोग हुंडी। इट इज एन हुंडी विच इज पेबल और टू द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन नेम्ड इन द हुंडी। इट इज सिमिलर टू अ शाहजोग हुंडी एक्सेप्ट दैट इन द प्लेस ऑफ द वर्ड शाह द नेम ऑफ द पेज गिवन द हुंडी, इट कैन बी नेगोशिएबल लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज। नाम, जिसका नाम उसी को मिल जाएगा। अगर वहां पे सौम्या लिखा है तो सौम्या को मिलेगा, श्रेया लिखा है तो श्रेया को, राहुल लिखा है तो राहुल, जिसका नाम उस पर लिखा रहेगा उसका, बस। फिर आता है आपका धनी जोग हुंडी और देखनदार हुंडी। ये क्या होती है? A dhani jog hundi is a hundi which payable to the holder or bearer and can be negotiated by mere delivery। जैसे बियरर चेक होते हैं ना आज के टाइम पे, जिसके हाथ में रुमाल उसी की सीट, वही वाली चीज है। जिसके हाथ में हुंडी उसी को कैश दे देंगे। ये तो बहुत खतरनाक है, किसी के भी हाथ में चला के उसका हो गया। कहते ना रास्ते में 500 का नोट गिरा होता है, तो जिसको मिल गया उसका 500 का नोट, तो वही हुंडी ये होती है धनी जोग और देखनदार हुंडी। जिसको भी चाहे बाय मियर डिलीवरी, चाहे किसी के हाथ में लग जाए, ठीक है, वो उसका हो जाएगा। फिर होता है आपका फायरमैन जॉब हुंडी, मतलब विच वन इज पेबल टू ऑर्डर, इट कैन बी नेगोशिएटेड लाइक अदर इंस्ट्रूमेंट बाय इंडोर्समेंट डिलीवरी। जैसे मैंने आपको बोली ना, तीसरे को भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर वो वाली हुंडी होती है बेटा ये, जो कि एंडोर्समेंट कराई जाती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई मेरा भी किसी से उधार है, तो वो हुंडी सीधे डायरेक्ट तीसरे बंदे को दे दी जाती है। समझ में आ रहा है? देनी मुझे थी, पर मैंने बोला कि भाई मेरा भी इतना ही पैसा किसी से उधार है, आप उसको दे दो। तो इंग्लिश में हम जैसे बोलते हैं ना एंडोर्समेंट डिलीवरी, वही फायरमैन होती है। फिर आती है आपकी जवाबी हुंडी। इट इज एन हुंडी विच इज यूज फॉर रेमिटिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वेयर द पेई, दैट इज पर्सन हु इज रिसीव मनी, गेट्स द मनी ही हैज टू सेंड एन आंसर, दैट इज जवाब टू द रेमिटेंट। देखो जवाबी हुंडी क्या होती है? जवाब देना। आपने पैसा तो ले लिया, ठीक है, आपने कैश भी करा लिया, लेकिन एक बार उसको लिख के बताना पड़ेगा बेटा आपको कि हाँ मुझे पैसे मिल चुके हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं जवाबी हुंडी। आपको लिखना पड़ेगा कितना अमाउंट मुझे रिसीव हो गया है। समझ आया? फिर है जोखमी हुंडी। इट इज वन विच implies द कंडीशन दैट द मनी शैल बी पेबल बाय द ड्रॉई who is the buyer of goods only in the event of the safe arrival of the good against which is the hundi is drawn। It is an affect the combination of bill of exchange and insurance। ये एक तरीके का इंश्योरेंस है, क्योंकि इसके अंदर आ गया जोखम। जोखमी का मतलब क्या होता है? रिस्क होता है ना। जोखमी मीन्स व्हाट? रिस्क। तो देखो जोखमी हुंडी ये बोलती है कि भाई आपको पैसा जब ही मिलेगा, हुंडी आपको जब ही मिलेगी, पैसा आपको जब मिलेगा जब मेरा सामान सही सलामत मेरे पास आ जाए। रास्ते में खराब हो गया, टूट गया, तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो ये कॉम्बिनेशन है, बिल ऑफ एक्सचेंज तो है, ये इंश्योरेंस भी आपको ये देता है। तो ये थे आपकी हुंडी के टाइप्स। शॉर्ट वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने का नहीं है, छोटा सा सेशन था, यही से क्वेश्चन बन के आएंगे। फीचर्स से आ सकते हैं, बाकी आपके हुंडीज के टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, और ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन इतना ही आएगा। ठीक है, आई होप ये सेशन आप लोग को अच्छा लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।